11वीं क्लास है। आपके हिंदी में कौन कौन सी किताबें लगती है? इनको पता ही नहीं है। चलो सुनो, मैं एक बार छुट्टियों में गांव गया तो वहां मेरे कोई जान पहचान के मित्र हैं, उनका स्कूल चलता है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगा रखी थी। मैं मिलने गया था तो उन्होंने कहा, यार आप हिंदी की थोड़ी जानकारी रखते हो तो आप बच्चों को कुछ बताओ हिंदी के बारे में, कुछ नई चीज, कुछ पेपर करने का तरीका, कुछ टॉपिक बढ़िया जो इनको हार्ड लगता हो थोड़ा करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है, करवा देता हूँ। एक्स्ट्रा क्लास थी, मैं चला गया। और वैसे भी मुझे बच्चों से जुड़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो और पढ़ना पढ़ाना अपना पेशा है, इसके अलावा और काम क्या है। तो मैंने जाते ही सबसे पहला प्रश्न ये पूछा कि आपके हिंदी में कौन सी किताब लगती है? तो बोला आरोह वितान। दो? तो दो ही लगती है कि हाँ। तो मैंने कहा आपके पेपर में कुछ प्रश्न आते हैं, मैं बता रहा हूं, समाचार कैसे लिखते हैं, एक अच्छे पत्रकार के क्या गुण होने चाहिए, साक्षात्कार लेते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, फीचर कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट क्या है, आलेख क्या है, आलेख लिखो, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो बोले कि हाँ आते हैं। तो मैंने कहा वो कहां से आते हैं? वितान से, आरोह से, कौन सी किताब से आते हैं? कि इनमें से तो नहीं आते। तो मैं कहा आप सिलेबस में ही दो किताब बता रहे हो, जब सिलेबस में दो किताब है, ये प्रश्न उनमें से आ नहीं रहे तो कहां से आ रहे हैं? तो बोले नहीं। आप बताओ, पेपर जो आपका होता है उसमें आपका जो सरकार सिलेबस निर्धारित करती है उसी में से तो पेपर आता होगा, या सिलेबस से बाहर यूं ही पूछ लेते हैं? यूं ही पूछ लेते हैं क्या? सिलेबस में से आता होगा। तो सिलेबस में जो दो किताब है उनमें ऐसे प्रश्न है नहीं, आलेख लिखो, फीचर लिखो, तो वो कहां से आते हैं? तो आधे बोले नहीं। एक लड़के ने कहा व्याकरण में से। तो मैंने कहा व्याकरण में से नहीं आते, व्याकरण में तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वो होते हैं। तो बोले पता नहीं कहां से आते हैं। तो मैं इतना तो दिमाग लगाता कि मेरे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और किताब, बेटा आपके दो किताब नहीं लगती, तीन लगती है। और बहुतों को पता नहीं होता, 90% बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे सिलेबस में तीन किताब लगती है क्या। तीसरी किताब ये है वो अभिव्यक्ति और माध्यम, ये कक्षा 11 के लिए भी है, कक्षा 12 के लिए भी। कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य के लिए, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए, और कक्षा 11 ऐच्छिक यानी हिंदी साहित्य के लिए, और 12वीं हिंदी साहित्य के लिए। 4 किताबों का, 4 क्लासों का ये मैटर है इसमें, समझ रहे हो क्या? तो 11वीं अनिवार्य और साहित्य, 12वीं अनिवार्य और साहित्य, तो क्रमशः 7, 18, 27 इतने नंबरों के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पर गौर नहीं करते कोई, ना ही ये किताब किसी के पास है, ना ही कोई पढ़ता, सिलेबस में नहीं मानते, पता ही नहीं ये किताब है कि नहीं। ये है वो किताब, समझ आई बात है? इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि ये किताब क्या है, इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं, वो बताना जरूरी है। फिर इसके जो प्रश्न उत्तर है उन पर बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक उस पुस्तक को समझा ही नहीं कि उसमें क्या है, किस प्रकार के प्रश्न है, तो फिर प्रश्न रटने पड़ते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, कि पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि ये किताब क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये किस से संबंधित है, तो वो थोड़ा बताऊंगा। पर बीच में एक बात आ गई थी कि बच्चे गौर नहीं करते कि आपके सिलेबस में से ही प्रश्न आते हैं। इस पर एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं। पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करता था, तो वहां प्री बोर्ड लिया 12वीं क्लास का, तो मैंने एक प्रश्न दे दिया प्री बोर्ड में। प्रश्न था समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं। तो बच्चों ने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। जब मैं प्री बोर्ड वाली कॉपी जांच रहा था तो तरह तरह के उत्तर आ रहे थे। एक बच्चा लिख रहा था कि समाज में रहकर हम बहुत कुछ सीखते हैं, समाज में रहकर बहुत अच्छी बातें सीखते हैं, ये सीखते हैं, वो सीखते हैं। किसी दूसरे लड़के की कॉपी आई तो उसमें लिखा था समाज में रहकर हम बीड़ी ना पीना सीखते हैं, शराब ना पीना सीखते हैं। तो मेरा हंस हंस कर पेट दुखने लगा।
आपको हंसी नहीं आई क्योंकि आपने प्रश्न नहीं समझा। वो कह रहा है बीड़ी ना पीना सीखते हैं। अरे ना पीना भी सीखना पड़ता है क्या? पीना तो सीखना पड़ सकता है कि बीड़ी कैसे पिए। एक बात बताओ, ये पंखा है, मुझे खोलना है तो खोलना सीखना पड़ सकता है कि यार किस साइड में इसका नट मिलेगा, कहां से, पेचकस से खुलेगा या प्लास से खुलेगा, वो तो सीखना पड़ सकता है। अब ये पंखा मुझे खोलना ही नहीं है और मैं कहूं कि मुझे ना खोलना सिखा, आपके कई देर बाद में समझ में आती है बात, है ना, इसलिए आपको हंसी नहीं आती। कोई आपको कहे कि भाई साहब मुझे पंखा ना खोलना सिखा दे, यार अजीब बात है, ना खोलना भी सीखना पड़ता है क्या? तो वो बच्चा कह रहा है कि समाज में रहकर हम बीड़ी ना पीना सीखते हैं, शराब ना पीना सीखते हैं, मतलब बच्चे हैं, पता नहीं। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि ये प्रश्न है कौन से वाला, समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं, तो ये प्रश्न मैंने तुझसे नहीं पूछा। जैसे कई बार अपने पूछते ना पर्सनली कि हाँ बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, हाँ बेटा तेरा एम क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, तो कोई कहता है मैं वकील बनना चाहता हूं, कोई कहता है इंजीनियर बनना चाहता हूं, है ना। तो मैंने कहा मैंने इस तरह से ये प्रश्न मैंने तुझसे नहीं पूछा कि समाज में रहकर क्या सीखते हैं, ये प्रश्न तेरे सिलेबस में से आया है, तेरी किताब में एक पाठ है, उस पाठ के बीच में से मैंने लाइन दी है। पाठ पढ़ा है क्या कभी? अपने आप ही समाज में रहकर ये सीखते हैं वो सीखते हैं, और उस किताब में साफ साफ लिखा है कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं, यानी बचपना तो यूं चलता है, समाज में प्रवेश करने का मतलब है थोड़ी एक उम्र आती है जिसमें आप ये बचपना छोड़ते हो और बाहर कमाने के लिए, बाहर नौकरी के लिए बाहर जाते हो, समाज के बड़े वर्ग से मिलते हो। अभी आपका ताल्लुका घर के सदस्यों से ही है ना, मम्मी जी 10 रुपए दो पेन लाना है, पापा जी 200 रुपए दो किताब लानी है, बस इतना ही है ना, या थोड़ा बहुत नानी के पास से ले गए, दादा दादी के पास से ले गए, इतना ही है। तो जब हम बड़े होते हैं, पूरी शिक्षा कर लेते हैं और समाज में आते हैं, समाज की ठोकरें खाते हैं, समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों से साक्षात्कार होता है, कोई नौकरी करते हैं, तो इसको कहते हैं समाज में प्रवेश करना, ठीक है ना। तो जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि हम इतने होशियार नहीं है जितने खुद को समझा करते थे। वहां पता लगता है समाज में। एक कहावत है छोटी सी कि एक लड़का कहता है मां मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, वो मारवाड़ी में, मैं मारवाड़ी में बोल देता हूं कि मां मैं बहुत तेज दौड़ूं, सब वो आगे जाऊं, बहुत तेज दौड़ूं। बोल बेटा किंग आगे दौड़े हो, मतलब किसके साथ दौड़ा? क्या मैं खुद ही दौड़ा था, बहुत तेज दौड़ता हूं। बोला बेटा चाचा जी वाले लड़कों के साथ दौड़ेगा ना तब पता लगेगा तू तेज दौड़ता है या उनसे पीछे रहता है, तुलना करने से पता लगता है ना। तो समाज में प्रवेश करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उतने सियाने हैं नहीं जितने खुद को समझा करते थे। वहां हमारी अंदरूनी कमजोरियों का पता लगता है जब समाज में प्रवेश करते हैं तो। अच्छा, फिर उसमें आगे ये लिखा है उस पाठ में कि समाज में प्रवेश करके हम देखते हैं कि लोग हमारी भूलों को क्षमा कर देते हैं, तो हम भी किसी और की भूलों को क्षमा करना सीख जाते हैं। यहां से मैंने प्रश्न बनाया था कि हम समाज में रहकर क्या सीखते हैं, और वो अपनी मर्जी से लिख रहा है ये सीखते हैं वो सीखते हैं, शराब न पीनी सीखते हैं। वाह भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके सिलेबस में से आते हैं, आपके पाठ्यक्रम में से आते हैं। तो वो जो प्रश्न आते हैं फीचर क्या है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, आलेख कैसे लिखते हैं, है ना, तो ये आपकी इस किताब में से आते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आज इस किताब में क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है, किस तरह के चैप्टर हैं, किस तरह के प्रश्न बातें हैं, वो आपको बता रहा हूं। इसमें ज्यादातर पत्रकारिता से जुड़े प्रश्न हैं, पत्रकारिता से जुड़ी बातें हैं, समाचार कैसे लिखते हैं, अखबारों के लिए समाचार कैसे लिखते हैं, रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखते हैं, टेलीविजन के लिए समाचार कैसे लिखते हैं, आलेख क्या होता है, फीचर क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, पत्रकारिता से जुड़े प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। लिखवा बाद में दूंगा, पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा जानकारी ले लो और कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। आपने टीवी में समाचार सुने हैं, रेडियो में समाचार सुने हैं, अखबार में समाचार पढ़े हैं, तो आपको पता लगेगा
कि अखबार में जो आप समाचार डेली पढ़ते हो उनके लिखने की एक विशेष शैली होती है। तो अखबार में लिखने की शैली अलग होती है। जो रेडियो में समाचार बोले जाते हैं उन समाचारों को पहले लिखा जाता है। आप क्या सोच रहे हो वो सीधा समाचार बोल रहा है? उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो है लिखने की। पहले समाचार लिख कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो समाचार लिखे जाते हैं वो टीवी के लिए अलग शैली में लिखे जाएंगे, रेडियो के लिए अलग शैली में लिखे जाएंगे और समाचार पत्रों के लिए समाचार अलग शैली में लिखे जाएंगे, क्योंकि तीनों माध्यम अलग अलग हैं। एक को पढ़ता है पाठक होता है, दूसरे के लिए श्रोता होता है रेडियो के लिए, और टीवी के लिए उसको दर्शक बोलते हैं, है ना। पाठक, श्रोता और दर्शक। तो एक तो है पढ़ने योग्य अखबार तो, और रेडियो है सुनने, है ना, और टीवी है दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम, समझाई बात है। तो तीनों माध्यम अलग अलग हैं, तो उनको उनके लिए समाचार लिखने की शैली भी थोड़ी अलग अलग है होगी। तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं, ये जो रेडियो है, टीवी है, अखबार है, ये क्या है? ये संचार के माध्यम है। अब प्रश्न आता है संचार क्या है? संचार, इसमें सम तो उपसर्ग है और ये चर धातु से बना है, ठीक है ना। चर धातु से, चर का मतलब है चलना, गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जो न्यूज है, जो समाचार है, जो बात है, वो यहां से दूसरे तक पहुंचे, उसको कहते हैं संचार। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का संचार। तो पहले संचार मौखिक भी हो सकता है, अमौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है। मेरे मन में कोई विचार है, कोई संदेश है जो मैं देना चाहता हूं, तो मैं इशारे से भी किसी तक वो बात कह सकता हूं, इशारे से, है ना। लेकिन ये तो पुराने माध्यम है। जो नई दुनिया की शुरुआत हुई, नई दुनिया की शुरुआत से मेरा मतलब है पुनर्जागरण, छापे खाने का आविष्कार। यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, तो उसमें छापे खाने की बहुत बड़ी भूमिका थी। छापे खाने मतलब ये प्रिंट छपाई। पहले कागज नहीं होते थे, छापे खाने का आविष्कार नहीं था, किताबें नहीं छपती थी। तो जैसे ही छापे खाने का आविष्कार हुआ तो किताबें छपने लगी, है ना। तो एक देश की किताबें दूसरे देश में पहुंचने लगी। एक देश के बड़े बड़े विचारक थे, ज्ञानी थे, उनके विचार दूसरे लोग पढ़ने लगे। संचार के ये माध्यम है आधुनिक माध्यमों में, ये है अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह, ये संचार के माध्यम है। संदेश भेजने की क्या है, ये माध्यम है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत या संचारक वह व्यक्ति होता है जो अपनी बात, अपने विचार, अपनी भावना, अपना संदेश किसी और तक पहुंचाता है। जैसे हम अपनी कोई बात अपने मित्र ए को कहना चाहते हैं तो हम स्रोत या संचारक कहलाते हैं, और हमारा मित्र जो ए वो प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। मैंने क्या पढ़ा वो सुनो। समाचार जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना, तो उस संदर्भ में बात करें तो एक तो होता है स्रोत। स्रोत क्या होता है? जहां से कोई चीज पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जहां से वो शुरुआत करती है ना, तो वो स्रोत होता है। जैसे ये बल्ब जल रहा है तो प्रकाश आ रहा है पूरे कमरे में, तो प्रकाश का स्रोत क्या है? बल्ब, वहां से आया ना वो, तो प्रकाश का स्रोत क्या है? बल्ब। तो वो संचार, वो संदेश, वो समाचार मेरे माध्यम से जा रहे हैं, तो मैं स्रोत हूं। मैं क्या हूं? संचारक भी बोलते हैं उसको, दो नाम है, स्रोत या संचारक, ठीक है। अब वो समाचार किसी ए के पास चला गया तो वो है प्राप्तकर्ता। क्या है वो? प्राप्तकर्ता है, उसको रिसीवर भी कहते हैं। तो संचार के दो बड़े माध्यम हो गए, क्या क्या? संचारक और रिसीवर, स्रोत और प्राप्तकर्ता, हो गए कि नहीं हो गए? दो। अब उन दो तक जो समाचार पूछ रहा है वो किसी भी माध्यम से पूछ सकता है, सांकेतिक, भाषिक, रेडियो से, अखबार से, टेलीविजन से, कैसे भी पूछ सकता है। समझ आ रही बात है? अब संचार की प्रक्रिया ऐसे ही पूरी नहीं होती कि यहां से कुछ बोला और वहां तक पहुंच गया, या कोई देश का समाचार है वो जनता तक पहुंचाना है तो अखबार से पहुंच गया, रेडियो से पहुंच गया, तो वो संचार हो गया। नहीं, थोड़ी एक कमी और रह गई। संचार तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक फीडबैक नहीं मिलता। अब बात आती है कि फीडबैक क्या होता है। आपके हाफ ईयरली में एक प्रश्न आया था, फीडबैक किसे कहते हैं? आया था क्या? फीडबैक समझो क्या है। जैसे
कोई स्रोत है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक नाम और बताया था ना, संचारक है। यहां से समाचार का संचारण होता है, चलते हैं यहां से समाचार, और ये किसी बी के पास पहुंच जाते हैं, तो ये समाचार को क्या है? प्राप्त करने वाला हो गया, प्राप्त करता। क्या हो गया? ये प्राप्त करता हो गया। इसको क्या कहते हैं? रिसीवर है, रिसीवर कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब बात ये है कि ये संचार यहां से चला गया, यहां तक आ गया, इतनी प्रक्रिया को ही संचार नहीं कहेंगे। ये यहां से फीडबैक देगा, मतलब है ये बताएगा कि समाचार सही अर्थ में इसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। जिस भाव में, जिस अर्थ में हम समझाना चाहते हैं या जो समाचार देना चाहते हैं, उसी भाव या उसी अर्थ में इसने वो बात ग्रहण की या नहीं की। हम बोल रहे हैं, अगले को सुन नहीं रहा, तो वो संचार हो गया क्या पूरा? तो वो बोलेगा कि हाँ मैं समझ गया, तो फिर क्या मानेंगे? वो समाचार कंप्लीट मानेंगे। फीडबैक आना जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है। इस प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। संदेश पहुंचाना तो इसके पास है ना, यह आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति हो सकता है, समाचार प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था हो सकती है, या एक विशाल जन समूह है। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अगर जनता को संबोधन कर रहे हैं, तो उनके लिए प्राप्तकर्ता कौन हो गए? पूरी जनता जो सामने बैठी है, भीड़, वो पूरा जन समूह। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी क्या बन गए? संचारक, स्रोत, उस समाचार के जो भी वो देना चाहते हैं। अब देखो आगे, स्रोत या संचारक से कोई बात, सूचना या संदेश प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है, तो जो कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, भले ही वो सकारात्मक हो भले ही वो नकारात्मक हो, वो क्या कहलाती है? फीडबैक। फीडबैक समझ में आया? स्रोत से जो समाचार प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, वो प्रतिक्रिया देता है इसको। वो प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी, तो वो संदेश कंप्लीट माना जाता है, संचार कंप्लीट माना जाता है। मैंने किसी से पानी मंगवाना है, मैं बोल गया, उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं कि ठीक है मैं ला रहा हूं या नहीं लाऊंगा, खुद ले आओ, मतलब उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, तो मैं मान लूं कि मैंने जो कहा है वो वहां तक कंप्लीट पहुंच गया जिस भाव में? नहीं, वो प्रतिक्रिया देता भी पता लगेगा ना। और अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैं जोर से बोलूंगा, और जोर से बोलूंगा, और बहरे सुन ले, उसको सुनाकर ही तो वो संचार पूरा करूंगा ना। जब तक प्रतिक्रिया नहीं है, अब वो कह रहा सुन गया तो ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूं कि जो मुझे समाचार उसके पास देना है, सूचना देनी है, वो पहुंच गई। वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो भेजा वो उस तक पहुंचा नहीं है, तो वो संचार अधूरा है। तो जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसको क्या कहते हैं? फीडबैक। एक नंबर का प्रश्न आता है कि फीडबैक किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि संचार प्रक्रिया में, क्या लिखोगे? संचार प्रक्रिया में स्रोत से जो समाचार या संदेश या सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है, फिर वह नकारात्मक या सकारात्मक जो प्रतिक्रिया देता है, उस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। प्रतिक्रिया को अच्छा, एक चीज और है इस संचार प्रक्रिया में, वो है शोर। अब शोर क्या है? जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचार प्रक्रिया निभाते हैं, करते हैं, तो उसमें कुछ बाधाएं आ जाया करती है। वो बाधाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना। उन बाधाओं को शोर कहते हैं। जब तक वो बाधाएं नहीं हटाई जाएगी, तब तक संचार प्रक्रिया सफल नहीं होगी। कैसे समझाऊं? जैसे मैं बस में बैठा हूं और बस चलने वाली है, और मैं पानी लेना भूल गया, तो मैं नीचे सड़क पर खड़े किसी जान पहचान वाले को कहूंगा कि यार उस दुकान से पानी की बोतल लाके देना, ये 20 रुपए ले जा। तो मैं 20 रुपए दे रहा हूं, वो यूं कर रहा है, तो मैं जो संदेश देना चाह रहा हूं वहां तक पहुंच नहीं रहा। वो कारण बीच में कांच है खिड़की का, अब मैं कांच खोल के कहूंगा पानी की बोतल देना भाई, अब वो संचार पूरा हो गया।
तो हमने वो बाधा हटा दी। काश तो एक समझाने का तरीका है, बाधा किसी प्रकार की हो सकती है, समझिए क्या। अब आपको कोई कहे संचार प्रक्रिया में शोर किसे कहते हैं, तो आप कहोगे संचार संदेश सूचना स्रोत से जब प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है तो उसमें कई बार कुछ बाधाएं, रुकावट, असुविधाएं आ जाया करती है। उन्हीं बाधाओं को शोर कहते हैं। शोर को हर हालत में हटाया जाना होता है, तभी संचार प्रक्रिया सुचारू मानी जाती है, सफल मानी जाती है। इतनी देर में आपने सीखा संचार का मतलब क्या है। सम उपसर्ग है, चर धातु मूल है, इसमें चलना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार, संदेश, सूचनाएं आदान प्रदान होना, उसी को संचार कहते हैं। संचार के कई माध्यम है, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, ये आधुनिक माध्यम, आधुनिक माध्यम। अब रहेगी बात स्रोत क्या है, जो संचार का संचारक होता है, और प्राप्तकर्ता जो उसको प्राप्त करता है, रिसीवर है, और फीडबैक जो वो प्रतिक्रिया करता है, और शोर जो बीच की बाधाएं हैं। इतने शब्दावली समझ गए। एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं इन पर, फीडबैक क्या है, एक एक नंबर का। तो इतनी चीज क्लियर हो गई आपके। अब आगे बढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही। अगर वो फीडबैक देगा, नहीं देगा, उसी से पता चलेगा कि शोर है कि नहीं। अगर उसने प्रतिक्रिया सही दे दी तो हम समझ जाएंगे कि संचार सही हो गया, समझ गए। और वो प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा, मतलब कोई शोर है बीच में, कोई बाधा है। तो शोर का पता लगाने के लिए प्रतिक्रिया का जानना जरूरी है। प्रतिक्रिया मिलेगी सही तब तो कह देंगे कि हाँ सफल संचार हो गया। प्रतिक्रिया सही नहीं मिल रही, मतलब कहीं कोई बाधा है। तो ये जो प्रतिक्रिया है यानी जो फीडबैक है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है संचार प्रक्रिया में। फीडबैक से ही पता चलता है कि हमारा संचार सही हुआ कि नहीं हुआ। किससे पता लगेगा? फीडबैक से, यानी वो प्रतिक्रिया देगा उससे। आपके मम्मी पापा ने कह दिया कि सुमन चल वो धूप आ रही है, वो भैंस अंदर छाया में बांध दे, या वो जो बकरी है वो छाया में बांध दो, या जो गाय है छाया में बांध दो, बाहर धूप लग रही है। मम्मी तो कह के चले गई पड़ोसियों के घर में, और आप अपने कोई काम में व्यस्त थे या कुछ कर रहे थे, आपने सुना ही नहीं मम्मी की बात को। तो पशु तो धूप में जलता रहेगा ना, और मम्मी 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद आएगी तो हमें डांटेगी। हम क्या बोलेंगे, हम कब कह कर गए थे आप, मुझे तो नहीं सुना। तो मतलब संचार हुआ ही नहीं था। और अगर मैं और मम्मी जी ने भी गौर नहीं किया, नहीं तो मम्मी जी को किसका गौर करना चाहिए था? फीडबैक का। अगर हम कहते थे हाँ ठीक है मैं बांध दूंगी, इसका मतलब अब मम्मी जो है वो निर्भय होकर जा सकते हैं, निश्चिंत होकर के कि हाँ मैंने जो कहा वो सुन गया उसको। अब वो तो कह के चले गए स्रोत तो, और सामने वाले को सुना ही नहीं, तो वो संचार तो हुआ ही नहीं। तो फीडबैक की भूमिका अहम होती है कि नहीं होती? उसी से पता चलता है कि समाचार सही दिशा में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ठीक उसी अर्थों में जिस अर्थ में स्रोत कहना चाहता है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे हम कहना कुछ और चाहते हो और अगला कोई उल्टा समझ ले, फिर हम क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया में, फीडबैक में क्या बोलते हैं, यार मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया, मैं तो यार ये कहना चाहता था, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा भला, और वो भी आपको, आप तो मेरे मित्र हो, ऐसे थोड़ी बोलूंगा, यार आप गलत समझ गए। तो वो मैं फीडबैक से उसको संतुष्ट कर रहा हूं। क्यों करना पड़ा संतुष्ट? क्योंकि जो मैं कहना चाहता था उसने उसी अर्थ में बात को नहीं लिया, दूसरे अर्थ में ले लिया। तो फिर वो संचार सफल नहीं हुआ। संचार सफल कब होता? जब जिस अर्थ में मैं कहना चाहता हूं उसी अर्थ में वो प्राप्त कर ले, तो संचार सफल माना जाता है। यह भी पता चलता है फीडबैक से, फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं, कहीं संदेश विकृत या अर्थहीन तो नहीं हो गया। ये वो शब्दावली है जो आपको लिखनी है कि फीडबैक की क्या अहमियत है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। ये भी पूछ सकता है वो थोड़ा बड़ा करके 2 नंबर का प्रश्न देकर। फीडबैक क्या है, ये तो 1 नंबर का प्रश्न हो गया। फीडबैक की संचार प्रक्रिया में भूमिका क्या है, इसके लिए 3 लाइनें मैंने अभी बोली, तो वो हो गया 2 नंबर का प्रश्न, बड़ा हो गया थोड़ा। अब आगे देखो, वास्तविक जीवन में
संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती। वास्तविक जीवन में कई बार हमेशा जो संचार भेजते हैं वो सही दिशा में नहीं जा पाते, उसमें कई प्रकार की बाधाएं आ जाती है। इन्हीं बाधाओं को शोर कहते हैं। यह शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। उसका मन कहीं और हो तो उसको संचार सुना ही नहीं ढंग से, या वो मन में उसके उल्टे सीधे विचार चल रहे हो तो हम कहना तो उसके भले के लिए चाह रहा हो और वो सोच रहा है कि ये तो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहता है, उल्टा सोच ले, तो मानसिक बाधा भी हो सकती है, तकनीकी भी हो सकती है। जैसे रेडियो टीवी में संचार आ रहे हैं, कोई तकनीक की प्रॉब्लम आ गई, आवाज साफ नहीं आ रही तो वो संचार सही नहीं हो रहे, तकनीकी भी हो सकती है और भौतिक भी हो सकती है। भौतिक कैसे? कोई साधन से, जैसे मान लो मैं माइक से बोल रहा हूं और माइक खराब हो गया या मेरे पास बोलने का कोई दूसरा साधन नहीं है, तो भौतिक कमी आ गई कि नहीं आ गई? भौतिक मतलब कोई वस्तु की कमी आ गई कि नहीं आ गई? तो शोर किस रूप में हो सकता है? मानसिक, भौतिक, तकनीकी। क्या कितने प्रकार का होता है शोर? कितने भी प्रकार का हो सकता है, जैसे मानसिक, जैसे भौतिक, जैसे तकनीकी, छोटे मोटे और भी कारण हो सकते हैं। तीन बड़ी बातें हैं। एक सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत जरूरी होता है। समझे? इसके जो प्रश्न है ना वो हार्ड है नहीं, इस किताब के प्रश्न हार्ड है नहीं, पर क्या है कि ये किताब हमने देखी नहीं होती। उन्हीं दो सिलेबस में जो गुरुजी पाठ पढ़ाते हैं उन्हीं को सिलेबस मान लेते हैं, ये किताब अलग ही पढ़ी रहती है, इसलिए वो प्रश्न थोड़े अटपटे से लगते हैं, है ना। लेकिन आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको वो सरल लगेंगे। और अगर मैंने सारे बोल बोल कर समझा दिए, बीच में कोई शब्द भी आएगा उसका अर्थ बता दूंगा, कोई वाक्य ऐसा आएगा जो आपके समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहा है, उसको थोड़ा सिंपल सेंटेंस में सिंपल शब्दों में बता दूंगा, तो फिर आपके ये सारी बातें बताते समय याद ही हो जाएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगी लिख कर याद करने की, बताते समय याद हो जाएगी। इतने सिंपल है, पर हम इसके कंटेक्ट में आए ही नहीं तो हमें हार्ड लगते हैं। पढ़ोगे तो सिंपल लगेगा और मुझसे थोड़ा समझ लोगे। जो वाक्य है लंबा वाक्य है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा, या कोई बीच में शब्द आ रहे हैं पता नहीं चल रहा, शोर क्या है, फीडबैक क्या है पता नहीं चल रहा, एंकर क्या है, रिसीवर क्या है, तो वो शब्द थोड़ा बोलकर समझा दूंगा तो ये प्रश्न है एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ते ही। तो इनकी टेंशन मत लो, जितने भी है मैं 2-4 बार लगेंगे, 2-4 पीरियड लगेंगे तो मैं इनको सबको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। संचार प्रक्रिया को मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, चित्र से। तो ये देखो चित्र, ये है स्रोत, संचारक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये संदेश भेजेगा, ठीक है, और किसी न किसी माध्यम से भेजेगा, ये माध्यम है, ठीक है, और फिर प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जो प्राप्तकर्ता, इधर मैंने तीर कर दिया, अब ये प्राप्तकर्ता यहाँ फीडबैक दे रहा है यानी प्रतिक्रिया कर रहा है, ये यहां तक पहुंचती है तो प्रतिक्रिया पहुंच गई, इसका मतलब उसके पास संचार पहुंच गया, ठीक है। अब ये बीच की कुछ गड़बड़ आ रही है, हो सकता है मानसिक, हो सकता है भौतिक, हो सकता है तकनीकी, तो इसको कहते हैं शोर। तो ये डायग्राम बना दिया, सारी संचार प्रक्रिया समझ में आ गई। क्या क्या होगा उसमें संचार प्रक्रिया में, क्या क्या होगा? स्रोत होगा, संदेश देगा, माध्यम से किसी माध्यम से देगा और वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचेगा, ये प्रतिक्रिया देगा जिसको फीडबैक कहते हैं, और ये यहां तक पहुंचेगी तो सफल संचार हो जाएगा। इसमें कई बार कोई बाधा आ सकती है, उसको शोर कहते हैं, शोर को हटाना बहुत जरूरी है सफल संचार के लिए। बस इतनी बातें बताइए, सिंपल हो गई ना। आपसे कोई 3 नंबर का प्रश्न पूछ ले, संचार के क्या कार्य हो सकते हैं, संचार क्यों किया जाता है, क्या कार्य है, इससे क्या कर सकते हैं संचार से, पहले आप बताओ। संचार मतलब संदेश भेजना, संचार मतलब संदेश भेजना, इससे क्या कर सकते हैं अपने, क्या कार्य हो सकता है, क्या कार्य संपन्न हो सकते हैं, संचार क्या कार्य करवा सकता है, संचार के क्या कार्य हैं? अरे हद होगी, एक तो संदेश भेजना ही हो गया ना, मन के विचार दूसरों तक पहुंच जाएंगे, कोई वस्तु का आदान प्रदान हो जाएगा, कोई विषय की जानकारी देने के लिए, नहीं समझे, वस्तु आदि लेने के लिए संचार क्यों किया जाता है? वस्तु आदि लेने के लिए, किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए,
सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जैसे कोई शरारत कर रहा है तो मैं उसको कुछ कह करके उसका व्यवहार नियंत्रित कर सकता हूं ना। सेनापति सेना को आदेश दे करके युद्ध भूमि में दिशा निर्देश दे सकता है ना। तो किसी को नियंत्रित करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, कहते हैं ना अपने घर में कहते हैं कि कोई दुख की बात हो तो अकेले अकेले ज्यादा गुमसुम हो जाता है व्यक्ति, ज्यादा दुख बढ़ता रहता है, इसलिए माँ बाप भाई बहन दोस्त को अपने दुख की बात बता देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है, बोलते हैं ना। तो अपनी मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये किसके माध्यम, किससे होगा, ये संचार से। अच्छा, अपनी चिंता समस्या आदि का समाधान करने हेतु, कोई चिंता है या कोई समस्या आ गई, जैसे मान लो मुझसे कोई यहाँ बड़ी बोरी है वो उठाई नहीं जा रही, तो मैं किसी को कह करके वो समस्या हल करवा लूंगा ना। समझ में आ रही बात है। और देखो सहायतार्थ, मान लो मुझे कोई चीज की जरूरत है तो मैं किसी को कहकर, फोन करके, बात करके या चिट्ठी के द्वारा, संदेश कैसे भेज सकते हैं, किसी का चिट्ठी भी दे सकते हैं, है ना। तो मैं वो काम करवा लूंगा। तो समस्या हल करवाने के लिए किसी बात वस्तु आदि में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, और ये भी बहुत बड़ी बात है, आप समझे नहीं इस लाइन को, ये मैं कह रहा हूं कि वैसे तो ये पढ़ते आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझसे समझ लोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। अब इसमें एक लाइन आई है, क्या ये है कि वस्तु आदि में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, क्या मतलब हो इसका, और मतलब नहीं समझ में आया तो ये लाइन याद नहीं रहेगी। अगर 3 नंबर का प्रश्न आ गया तो ये एक लाइन छूट जाएगी, छोटा उत्तर लिखा जाएगा, कम नंबर आएंगे। बात इसकी नहीं कर रहा, और सारे प्रश्न आएंगे, उनकी ऐसी पंक्तियां आएंगी जिनका भाव समझ में नहीं आएगा तो फिर वो याद नहीं रहेगी लंबे समय तक। लाइन वो ये याद रहती है जो हमारे दिमाग में उसका अर्थ फीड हो जाए कि हाँ ये कहना चाह रहा है, फिर वो लाइन याद आ जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि वस्तु आदि में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, सिंपल उदाहरण से बता रहा हूं, जैसे मैं ये जैकेट खरीद के लाया तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि मेरे शरीर पर बढ़िया लगी या नहीं लगी, या ऐसे ही फालतू में पैसे खराब करके आ गया, तो आप कहोगे कि नहीं सर ये आपके बढ़िया जच रही है, नहीं समझे क्या। तो इसके लिए संचार की जरूरत नहीं पड़ती क्या, ये संचार का काम नहीं है क्या। तो ये लाइन है, ये क्या, वस्तु आदि में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने तो, ठीक है, कोई भी सामान लाते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, ऐसा करूं कि ना करूं, है ना। ये अब दोबारा बताओ आप बोल करके कि संचार के क्या कार्य है, एक बार मैं बोल देता हूं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना अपना काम नहीं है, मैं चाहता हूं कि दोबारा याद ना करना पड़े, आज याद करें, मेरे साथ साथ याद करते रहो, बाद में लिखवा दूंगा तो वो पेपर से 2 दिन पहले रीडिंग मार लेना, रीडिंग मारना ही काफी है, रटना नहीं होता, याद नहीं करना होता इनको, रीडिंग लगा लेना, क्योंकि अब समझा हुआ है, याद है, सारी बातें दिमाग में फीड है, तो फिर ज्यादा समस्या नहीं आती। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, संचार के कार्य क्या क्या है, ध्यान से सुनते रहना और मैं आपसे सुनूंगा कितने सुना सकते हो, ठीक है। पहला कार्य, वस्तु आदि लेने के लिए, मैं क्या बता रहा हूं, संदेश एक दूसरे के पास संचार क्या है, क्यों भेजते हैं, उससे क्या कार्य होते हैं। वस्तु आदि लेने के लिए, किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए। ये छूट गया था। अब हम किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो यूं जाकर उसके पास यूं खड़े हो गए, दोस्ती होगी क्या। हेलो भाई साहब नमस्ते, आप कहां से हो, कैसे हो, अरे कुछ संवाद करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसे कोई चीज लेंगे या वो हमारी कोई सहायता कर देगा तो फिर दोस्ती हो जाएगी, नहीं समझेगा। हमने किसी कोई सहायता मांगी, कोई बात की, उसने हमारी बात कौन सुना कर दिया तो हमारी दोस्ती होगी नहीं। उसने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई, हमारी सहायता की, या अच्छे 2 शब्द बोले, या हमारे सुख दुख में थोड़ा साथ देने की कोशिश की तो दोस्ती हो जाएगी। तो समाज में संपर्क स्थापित करने के लिए भी सूचनाओं का आदान प्रदान है, बातों का, भावनाओं का आदान प्रदान होता है कि नहीं होता। हाँ, तो ये क्या है, सामाजिक संपर्क बढ़ाने के लिए, सामाजिक हाँ, अपनी चिंता समस्या आदि का समाधान करने हेतु या सहायतार्थ, किसी की सहायता मांगने हेतु या करने हेतु संचार किया जाता है। किसी वस्तु आदि में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु और समाज में अपनी भूमिका प्रस्तुत करने हेतु। अगर मैं अपने आप को कहीं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, कहीं सभा में या 10 आदमियों के बीच में या बड़े अफसर लोगों के बीच में, तो मुझे फिर संचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि मैं भूप सिंह पुनिया हूं, मैं हिंदी का अध्यापक हूं, मेरी पोस्टिंग वहां है, करूंगा कि नहीं करूंगा।
तो इतने कार्य हो गए। और अगर आप कहते हो कि याद नहीं रहेंगे, लिखवा दो, तो सारे कार्य है, लिख लो, कॉपी ले लो, लिखो, ऊपरी ऊपर लिखो अभिव्यक्ति और माध्यम। अब इसके नीचे सबसे पहले लिखो संचार और इसके बराबर का निशान लगाओ और आगे लिखो सम प्लस में 4 और ब्रैकेट बंद कर दो और लिखो संचार चर धातु से बना है। संचार चर धातु से बना है, इसका अर्थ होता है